अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक नहायत इन्फॉर्मेटिव है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट रखते हैं और ये चाहते हैं कि वो क्रेडिट कार्ड लें या फिर कंफ्यूज हैं कि हमें क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही सूटेबल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में उनके तमाम सवालात के जवाब मिलने वाले हैं। वो लोग जिनको क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों में फ़र्क नहीं पता, उनको मैं एक ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या बेसिकली फ़र्क होता है। अब जैसा कि आप समझते हैं कि एक पोस्टपेड सिम होती है, एक प्रीपेड सिम होती है। आप जो सिम इस्तेमाल करते हैं 90% जो सिम इस्तेमाल होती है वो प्रीपेड सिम इस्तेमाल होती है। प्रीपेड में क्या होता है कि पहले आप बैलेंस लॉट करते हैं, यानी कि पहले आप अपने ये सिम में बैलेंस करवाते हैं, फिर उसके बाद आप कॉल्स या पैकेजेस वगैरह करते हैं। एक होती है पोस्टपेड सिम, ठीक है। पोस्टपेड क्या होती है कि पहले आप सारा इस्तेमाल कर लेते हैं, पूरा महीना आपने जो कॉल्स करनी है, जो पैकेजेस करने हैं, जो सारा कुछ करना है आप कर लेते हैं, और फिर एक महीने के बाद उस सिम का बिल आ जाता है। जो बहुत बड़े बिजनेस पर्सनस या कुछ लोग होते हैं जो इस्तेमाल करते हैं, वो फिर उसका बिल पे कर देते हैं। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड भी सेम इसी तरह से ही है। डेबिट कार्ड आपकी प्रीपेड सिम की तरह होता है, यानी कि डेबिट कार्ड आपके अकाउंट, बैंक अकाउंट के साथ लिंक होता है। अगर आपका बैंक में अकाउंट है तो ही आप डेबिट कार्ड ले सकते हैं। अगर आपका बैंक में अकाउंट नहीं है तो आप डेबिट कार्ड नहीं ले सकते। आपके अकाउंट में बैलेंस अवेलेबल होगा तो आप डेबिट कार्ड के जरिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके अकाउंट का बैलेंस ज़ीरो होगा तो आपकी सिम की तरह, आपकी कॉल की तरह, अगर आपके सिम में बैलेंस नहीं होगा, मोबाइल में बैलेंस नहीं होगा तो आप कॉल नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आपके अकाउंट में बैलेंस ज़ीरो है तो आप अपने डेबिट कार्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। और क्रेडिट कार्ड जो है वो पोस्ट पेड सिम की तरह है, यानी कि क्रेडिट कार्ड में आपकी कुछ सोर्स ऑफ इनकम को देखते हुए या दरामदनी को देखते हुए कि आपकी इनकम कितनी है, मंथली इनकम कितनी है, ईयरली इनकम कितनी है, उसकी बेस पे आपको कुछ लिमिट असाइन की जाती है। यानी कि आपको बैंक की तरफ से प्लास्टिक मनी दी जाती है। कार्ड की सूरत में आपको, जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख की लिमिट आपको असाइन की गई है, वो 1 लाख रुपए आपको कार्ड की सूरत में दिए जाते हैं। उसके लिए आपका बैंक में अकाउंट होना या ना होना ज़रूरी नहीं है। आप अकाउंट के बगैर भी, यानी कि आप किसी भी बैंक अकाउंट के बगैर भी उस बैंक का क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने आज जो है वो कार्ड लिया है, कार्ड को इस्तेमाल करना शुरू किया है, 1 महीना आप अपनी लिमिट को इस्तेमाल करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद 1 महीने के बाद आपको बिल आएगा। बिल आने के बाद आपके पास 21 दिन का टाइम होता है उस बिल को पे करने के लिए। जब तक आप वो बिल पे नहीं करेंगे आप रिमेनिंग यानी कि दोबारा से कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि 1 लाख आपको हर महीने उस अकाउंट में, यानी कि उस क्रेडिट कार्ड में मिलेंगे। आपको 1 लाख रुपए सिर्फ एक दफ़ा ही मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने एक महीने में 1 लाख में से सिर्फ 70,000 इस्तेमाल किए हैं, 30,000 इस्तेमाल नहीं किए हैं, बिल आपका आ गया है जी, आपने 70,000 इस्तेमाल किए हैं, इसको पे कर दें किस दिनों के अंदर। अब आपके पास जो इस्तेमाल करने की लिमिट है वो 1 लाख नहीं होगी बिल आने के बाद। अब आपके पास लिमिट रिमेनिंग रह जाएगी 30,000 रुपये, ठीक है। जब तक आप वो पिछला बिल पे नहीं करेंगे आपकी लिमिट दोबारा से इन्हेंस नहीं होगी। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा भी क्रेडिट कार्ड के ऊपर मैंने इससे भी ज़्यादा डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक ऊपर आइकन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे भी आपको मिल जाएगा, और वीडियो के लास्ट में भी मैं शो कर दूँगी। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ये वीडियो लाजमी देखिएगा, बेशक आपने क्रेडिट कार्ड लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि इस वीडियो को, ये जो लिंक मैं आपको बता रही हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में आने वाले क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। एनीहाउ ये चीज़ मैंने बेसिक्स आपको बता दी है, डिटेल में आपने मेरी वो वीडियो देख लेनी है लाजमी। ये है जी बैंक अल्फला का। आज मैं आपको बैंक अल्फला के क्रेडिट कार्ड्स के बारे में बताऊंगी कि उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उनके कौन कौन से क्रेडिट कार्ड हैं, इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, इनकी एनुअल फ़ीस क्या है, और एनुअल फ़ीस रिवर्स करवाने का क्या क्राइटेरिया है। यानी कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड की एनुअल फ़ीस चार्ज हो गई है तो आप किस तरह से अपनी फ़ीस को रिवर्स करवा सकते हैं, यानी कि इन शॉर्ट आप अपनी फ़ीस को माफ़ करवा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनके क्रेडिट कार्ड कौन कौन से हैं। सबसे पहले है कि जी इनका बैंक अल्फला मास्टर कार्ड, ऑप्टिमस क्रेडिट कार्ड, नेक्स्ट है प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड, वीज़ा गोल्ड क्रेडिट कार्ड, फिर है जी इनका वीज़ा क्लासिक क्रेडिट कार्ड, एक है जी इनका बैंक अल्फला अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड, बैंक अल्फला अल्ट्रा कैशबैक कार्ड, और बैंक अल्फला वीज़ा कॉर्पोरेट कार्ड। 99% लोगों के लिए कार्ड यूज़ होते हैं, वो हैं जी वीज़ा प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड, वीज़ा गोल्ड क्रेडिट कार्ड और वीज़ा क्लासिक क्रेडिट कार्ड। इन 3 क्रेडिट कार्ड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। बाकी क्रेडिट कार्ड्स के बारे में मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मेन जो क्रेडिट कार्ड्स हैं वो इनके यही हैं।
सबसे पहले मैं आपको इनका जो सबसे छोटा कार्ड है, यानी कि अगर आपकी सैलरी बहुत कम है या आपका बिजनेस बहुत छोटा है तो आप कौन सा क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, वो है जी बैंक अल्फला का वीज़ा क्लासिक क्रेडिट कार्ड। ठीक है, वीज़ा क्लासिक क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है वो 25,000 से शुरू होती है, यानी कि अगर आप सारे क्राइटेरिया पे पूरे उतर जाते हैं और आपको क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि 25,000 से इसकी लिमिट शुरू होती है। कम से कम लिमिट भी इसकी 25,000 है। 25,000 से ऑन वर्ड जो है तकरीबन कोई 75,000 तक आप इसमें लिमिट ले सकते हैं। या एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि ये लिमिट जो है क्रेडिट कार्ड की लिमिट आप डिसाइड नहीं करते, बल्कि बैंक डिसाइड करता है कि आपको कितनी लिमिट मिलनी है। वो लिमिट किस बेस पे डिसाइड होती है, वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने वीडियो डिटेल में बनाई हुई है, उसमें मैंने ईच एंड एवरीथिंग बताया हुआ है, आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा। ठीक है, 25,000 इसकी मिनिमम लिमिट है। इसमें बहुत सी सहूलतें आपको दी जाती हैं। इसमें है जी ग्लोबल रीच एंड एक्सेप्टेबिलिटी, यानी कि आप दुनिया में कहीं पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर डिफरेंट डिस्काउंट है। रिवॉर्ड्स पॉइंट्स इसके ऊपर आपको मिलते हैं। SBS इंस्टॉलमेंट प्लान्स हैं, यानी कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए इंस्टॉलमेंट पर चीज़ें भी परचेज़ कर सकते हैं, जैसे होम अप्लाइंसेस या कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं, मोबाइल्स वगैरह भी। कैश एडवांस, यानी कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए ATM मशीन के ज़रिए पैसे निकलवा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आपको पर ट्रांजैक्शन पे भी चार्जेस होंगे और जितनी अमाउंट आपने निकलवाई हुई होगी उसके ऊपर डेली बेसिस पे फाइनेंशियल चार्जेस भी चार्ज होंगे। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है कि आप क्रेडिट कार्ड से पैसे ATM से निकलवाएं। बहुत ही ज़्यादा मजबूरी है तो आप ATM से पैसे निकलवा सकते हैं, और जैसे ही फौरी आपके पास जैसे ही पैसे आएँ वो आप पैसे क्रेडिट कार्ड के बिल के तौर पे पे कर दें। बैलेंस ट्रांसफ़र फैसिलिटी है, यानी कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से बैलेंस भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ज़ीरो लॉस लायबिलिटी है, यानी कि अगर आपका कार्ड मिसप्लेस हो जाता है तो आपको कोई चार्जेस पे करने की ज़रूरत है, आपने फौरी तौर पे बैंक में कॉल करनी है और बैंक खुद ही फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी को मीन के प्रोसेस करते हुए आपके कार्ड को जो है वो टेम्प्रेरी या परमानेंट ब्लॉक कर देगा, और सारी अगर आपके मिसयूज़ हुआ होगा वो भी जल्द से जल्द रिकवर करवा देगा। रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी है, यानी कि जैसे जैसे आप पे करते जाएंगे आपकी लिमिट इन्हेंस होती जाएगी। आप सप्लीमेंट्री कार्ड भी ले सकते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, आप चाहते हैं कि आप अपनी बीवी के लिए या बच्चों के लिए अपने कार्ड में से ही कुछ लिमिट असाइन करते हुए एक सप्लीमेंट्री कार्ड बना लें, तो वो भी आप बना सकते हैं। 24/7 जो है वो कस्टमर सर्विसेज, आप जब चाहें जैसे चाहें हेल्पलाइन पे कॉल करके ये कुछ भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा बैंक अल्फला टैप एंड पे, यानी कि आप QR वगैरह को स्कैन करते हुए भी अपना कार्ड पे कर सकते हैं, यानी कि कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनिमम लिमिट मैंने आपको बता दिया है कि कम से कम लिमिट भी इसमें 25,000 की होती है। ये जो चीज़ें मैंने आपको क्लासिक कार्ड की बताई हैं, सेम यही फीचर्स वगैरह जो हैं वो आपको वीज़ा गोल्ड क्रेडिट कार्ड और वीज़ा प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड में भी मिलते हैं। वीज़ा गोल्ड क्रेडिट कार्ड की बस लिमिट में फ़र्क है। वीज़ा गोल्ड क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है वो मिनिमम लिमिट 75,000 है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी इनकम को चेकआउट किया गया, आपकी CIB चेक की गई है, सारा कुछ चेक किया गया है और बैंक की तरफ से आपको लिमिट असाइन हुई है 1 लाख रुपए, ठीक है, तो 1 लाख रुपए जो है वो वीज़ा गोल्ड क्रेडिट कार्ड की लिमिट में फॉल कर रहा है, तो फिर आप वीज़ा क्लासिक क्रेडिट कार्ड नहीं लेंगे, आप वीज़ा गोल्ड क्रेडिट कार्ड लेंगे। ठीक है, गोल्ड क्रेडिट कार्ड की जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिनिमम लिमिट जो है वो 75,000 से शुरू होती है। वीज़ा क्लासिक यानी कि अगर आपको लिमिट असाइन हुई है 25,000 से 74,999 तक, तो फिर उसके अंदर आपको वीज़ा क्लासिक कार्ड मिलेगा। लेकिन अगर आपको लिमिट असाइन हुई है 75,000 से 5 लाख तक, तो फिर आपको गोल्ड कार्ड जो है वो दिया जाएगा, और अगर आपको लिमिट असाइन हुई है 5 लाख से ज़्यादा तो फिर आपको वीज़ा प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। और प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड में कुछ डिस्काउंट्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, जैसे अगर वीज़ा क्लासिक पे और वीज़ा गोल्ड पे अगर किसी रेस्टोरेंट पे 20% डिस्काउंट मिल रहा है, तो प्लैटिनम कार्ड के ऊपर सम टाइम 50% डिस्काउंट भी मिल जाता है। इसके अलावा डिफरेंट एयरपोर्ट्स के ऊपर प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के ऊपर काफ़ी अच्छा प्रोटोकॉल दिया जाता है, काफ़ी अच्छा डिस्काउंट दिया जाता है। देखें, इसकी जो मिनिमम लिमिट है वो 5 लाख है। प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड जो है बेसिकली VIP कस्टमर्स के लिए होता है और उनको बहुत ज़्यादा अच्छे फीचर्स भी दिए जाते हैं। अल्फला के क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपकी मिनिमम ग्रोस इनकम जो है वो 50,000 होनी चाहिए। एक होती है ग्रोस इनकम, एक होती है बेसिक इनकम। ग्रोस इनकम जो सैलरीड पर्सन है उनको पता ही होगा, ग्रोस इनकम होती है आपकी टोटल इनकम जो है, ठीक है, जो भी आपकी टोटल इनकम है वो आपकी 50,000 पर मंथ होनी चाहिए। टोटल एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस यानी कि आपको कम से कम भी 1 महीना हो चुका होना चाहिए ये सैलरी, यानी कि सैलरी लेते हुए आपकी एक सैलरी लाजमी आ चुकी होनी चाहिए।
नेक्स्ट है जी एज जो है वो 21 से 60 साल तक के लिए आप इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट है जी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस या प्रोफेशनल्स, यानी कि जो भी अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं तो आपकी ये माहाना जो इनकम है वो 75,000 होनी चाहिए। आपको कम से कम 1 साल हो चुका होना चाहिए उस बिज़नेस को स्टार्ट किए हुए। उम्र 21 से 70 साल के दरमियान आप इस कार्ड को ले सकते हैं। अच्छा, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन में क्या फ़र्क होता है? बिजनेसमैन होते हैं जो बिज़नेस करते हैं, यानी कि ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, होल सेलिंग कर रहे हैं। प्रोफेशनल्स बेसिकली क्या होते हैं? जैसे लॉयर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, टेलर्स हो गए, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, टीचर्स हो गए, तो ये प्रोफेशनल्स में आते हैं। ये था जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको अपने आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए, करंट मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए, ठीक है, या फिर अगर सैलरी स्लिप नहीं है तो सैलरी लेटर विद ब्रेकअप, यानी कि जो भी आपका सैलरी के अंदर ब्रेकअप से क्या मुराद है कि आपको होम रेंट कितना मिलता है, आपकी ग्रोस सैलरी क्या है, आपकी बेसिक सैलरी क्या है, उसके अंदर क्या क्या आपको इंसेंटिव मिल रहे हैं, तो ये ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपको प्रॉपर सैलरी स्लिप नहीं है तो ये ब्रेकअप के साथ आपने सैलरी स्लिप जो है वो बनवानी है लेटर हेड के ऊपर अपनी कंपनी से, और उसको साइन स्टैम्प करवाने हैं। आगे है इन केस ऑफ कंपनीज नॉट ऑन पैनल बैंक अकाउंट स्टेटमेंट रिक्वायर विच रिफ्लेक्ट्स 3 मंथ सैलरी क्रेडिट, यानी कि अगर वो कंपनी जो कि बैंक अल्फला के पैनल पे नहीं आती, यानी कि बैंक अल्फला ने डिफरेंट कंपनीज की लिस्ट बनाई हुई है कि ये रजिस्टर्ड कंपनीज हैं या ये इनके पैनल पे आती हैं, अगर तो वहाँ से सैलरी स्लिप आ रही है तो फिर तो इस तरह की कोई भी बैंक स्टेटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी कंपनी उस लिस्ट में नहीं आ रही है तो फिर आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देनी होगी जिसमें ये पिछले 3 महीनों में लगातार आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हुई है। नेक्स्ट एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में भी रिक्वायर्ड, इसके अलावा भी अगर कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हुए तो वो आपसे मांगे जा सकते हैं। अगर आपने स्टेटमेंट की कॉपी दी हुई है तो उसके ऊपर बैंक की स्टैंप और ऑथराइज पर्सन के साइन होना लाजमी है। इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स या बिजनेसमैन हैं तो उनका CNIC चाहिए, उनके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए पिछले 6 महीनों की, और इसके अलावा भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं ज़रूरत के तहत। सप्लीमेंट्री कार्ड अगर आपने बनवाना है तो सिर्फ आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए, और इसके अलावा भी अगर कोई ज़रूरत होगी तो वो मांग सकते हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं कि जैसे अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस है या कोई भी ऐसी कंपनी चला रहे हैं जो रजिस्टर्ड वगैरह है, तो फिर आपको MOA फॉर्म 29 वगैरह, पार्टनरशिप डीड, तो उस यानी कि आपके बिजनेस के अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड किए जा सकते हैं। अब मैं आपको इन कार्ड्स की एनुअल फीस बता देती हूँ कि इनकी एनुअल फीस जो है वो आप किस तरह से रिवर्स करवा सकते हो, इनकी फ़ीस क्या है। सबसे पहले है जी क्रेडिट कार्ड वेरिएंट। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हर बैंक में क्रेडिट कार्ड की एनुअल फ़ीस को रिवर्स करने का कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है। आपने क्रेडिट कार्ड की फ़ीस चार्ज होने से 2 महीने तक के अंदर कुछ स्पेंडिंग करनी होती है। अगर आप उस क्राइटेरिया के अंदर स्पेंडिंग कर लेते हैं, यानी कि अपने कार्ड को इस्तेमाल कर लेते हैं, तो फिर आपकी फ़ीस जो है वो अगले महीने के बिल में रिवर्स हो जाती है। विदा क्लासिक में क्या है कि अगर आपका बेसिक कार्ड है तो आपने 2 महीने के अंदर 65,000 रुपये की स्पेंडिंग करनी होती है। अच्छा, रिटेल स्पेंड, ऑल रिटेल स्पेंड, यानी कि अगर आपने पाकिस्तान के अंदर स्पेंडिंग की है तो 65,000 की होनी चाहिए, और अगर आपने रिटेल स्पेंड किया इंटरनेशनली या ई-कॉमर्स, यानी कि आपने किसी भी इंटरनेशनली वेबसाइट के ऊपर कोई चीज़ परचेज़ की है, जैसे अली एक्सप्रेस, अमेजोन, यानी कि कोई भी इंटरनेशनल वेबसाइट है उसके ऊपर आपने ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स की हैं, तो फिर आप 2 महीने में अगर 45,000 की आपने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स की हैं तो भी आप फॉल कर जाते हैं। इन दोनों में से एक क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। चाहे आपने अगर पाकिस्तान में इस्तेमाल किया, यानी कि किसी मॉल्स या रेस्टोरेंट्स वगैरह में आपने कार्ड स्वाइप करवाया, वहाँ पे पेमेंट्स की हैं, तो 2 महीनों के अंदर आपकी 65,000 की स्पेंडिंग होनी चाहिए। और सप्लीमेंट्री कार्ड के लिए ये नीचे लिखा हुआ है। बेसिक वीज़ा गोल्ड का अगर आपने बेसिक कार्ड लिया हुआ है, यानी कि जो मेन कार्ड है आपका, उसमें आपने 2 महीनों के अंदर 1.5 लाख की स्पेंडिंग करनी होती है, और अगर आप इंटरनेशनली पेमेंट्स कर रहे हैं तो 2 महीनों के अंदर 1,10,000 की करनी होती है। नेक्स्ट है जी मास्टर कार्ड और ऑप्टिमस। अगर आपने ये बेसिक कार्ड लिया हुआ है तो 2 महीनों में 2 लाख की स्पेंडिंग करनी है, और अगर आपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करनी है तो 2 महीनों में 1.5 लाख की करनी है। विदा प्लेटिनम है बेसिक कार्ड की, 2 महीनों में आपने 3,50,000 की स्पेंडिंग करनी है, और अगर आपने इंटरनेशनली पेमेंट कर रहे हैं तो 2 महीनों में 2.5 लाख की आपकी इंटरनेशनली पेमेंट्स हुई हुई होनी चाहिए। इन दोनों में से एक क्राइटेरिया पूरा होगा तो आप अपनी फ़ीस की रिवर्सल के लिए ये हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। अब एक कन्फ्यूजन
टेंशन जो है ना वो कस्टमर में बहुत रहती है। और जब मैं HBL में काम कर रही थी वहाँ पे क्रेडिट कार्ड्स की बहुत से जो कस्टमर्स थे वो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी बहस करते थे, क्योंकि वो ये गलती कर बैठते थे कि जैसे ही कार्ड उन्होंने एक्टिव करवाया, कार्ड एक्टिव करवाने के फौरी बाद वो फौरी स्पेंडिंग करना शुरू कर देते हैं। कभी ग्रोसरी ले रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, और अपनी जो है वो क्राइटेरिया जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं कि हमने इतनी स्पेंडिंग कर दी है। अब उनसे गलती क्या होती है कि वो स्पेंडिंग करने के बाद जाके कहीं उनकी फ़ीस चार्ज हुई होती है, यानी कि उन्होंने जब वो हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं कि हमारी फ़ीस रिवर्सल के लिए रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दें, मैंने इतने की स्पेंडिंग कर दी है, और जब हम सिस्टम में देखते थे तो वो स्पेंडिंग उन्होंने अपनी एनुअल फ़ीस चार्ज होने से पहले ही की हुई होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उनकी एनुअल फ़ीस चार्ज होनी थी 2 दिन के बाद, उन्होंने कार्ड आज एक्टिव करवाया है, आज एक्टिव करवा के कल ही उन्होंने सारी स्पेंडिंग कर दी है, और स्पेंडिंग करने से अगले दिन जाके उनकी फ़ीस चार्ज हो गई है, तो उस सिनेरियो में फिर उनको मसला होता था। इसलिए इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अपने मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर आपने ट्रांजैक्शन चेक कर लेनी है कि आपकी एनुअल फ़ीस चार्ज हो गई है या नहीं। अगर एप्लीकेशन के ऊपर आपसे नहीं चेक हो रहा, आप हेल्पलाइन पे कॉल करें, उनसे पूछें कि क्या मेरी एनुअल फ़ीस चार्ज हो गई है क्रेडिट कार्ड की। अगर वो कहें हाँ हो गई है तो उनसे डेट पूछें कि किस डेट को ही है, ताकि आपको आइडिया हो कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1 मई को हुई है एनुअल फ़ीस चार्ज, तो 1 मई से 30 मई तक 30 दिन होंगे, और फिर 1 जून से यानी कि अगर 31 का महीना है तो आपने वो दिन भी ऐड करना है। 29 जून तक यानी कि आपके 60 डेज़ कंप्लीट होंगे। 29 जून से पहले आपने अपनी स्पेंडिंग कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने अपना ख्याल रखना है। एनुअल फ़ीस चार्ज होने के बाद आपने इस तरह से स्पेंडिंग कंप्लीट करनी है। और जैसे ही आपकी स्पेंडिंग कंप्लीट होगी आपने रिक्वेस्ट अपनी फॉरवर्ड कर देनी है, हेल्पलाइन पे कॉल करके आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी जाएगी, और अगले महीने का जो भी बिल आएगा उसमें आपकी फ़ीस को रिवर्स कर दिया जाएगा, ठीक है। ये कुछ क्राइटेरिया हैं, इसको मैं जल्दी से रीड आउट कर देती हूँ कि इसमें इन दोनों कॉलम्स में से एक स्लैब आपने लाजमी पूरा करना है, चाहे आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस वाला करें या लोकली ट्रांजैक्शंस वाला करें, यानी कि आप बेशक न्यू कस्टमर्स हैं या एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं। ये ऑफ़र सब के लिए होती है। बेसिक और सप्लीमेंट्री कार्ड होल्डर्स दोनों को अपने अपने कार्ड के ज़रिए फ़ीस जो है यानी कि जो स्पेंडिंग है वो कंप्लीट करनी होती है। ऐसा नहीं है कि बेसिक कार्ड से आप स्पेंडिंग कंप्लीट करके सप्लीमेंट्री कार्ड की फ़ीस रिवर्स करवाएं, ऐसा नहीं होगा। सप्लीमेंट्री कार्ड की फ़ीस रिवर्स करवाने के लिए आपको सप्लीमेंट्री कार्ड से ही जो है वो स्पेंडिंग करनी होगी। उसकी स्पेंडिंग कम होती है, जैसे कि ऊपर कॉलम में नज़र आ रहा था। इसके अलावा आपने एनुअल फ़ीस चार्ज होने के बाद स्पेंडिंग करनी है, जैसे कि मैं अभी बता रही थी। और आपने जो क्राइटेरिया जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपने फ़ीस चार्ज होने से 3 महीने के अंदर अंदर अपनी जो एनुअल फ़ीस है उसको रिवर्स करने के लिए आपने क्लेम करना होता है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 महीने के अंदर अंदर अपनी स्पेंडिंग कंप्लीट कर लिया, क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया, लेकिन आपको हेल्पलाइन पे कॉल करने का मौका नहीं मिला, और आप 3 महीने बाद 4 महीने बाद जाके कॉल कर रहे हैं, तो फिर आप इसका क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो आपने फौरी तौर पे एनुअल फ़ीस चार्ज होने से 3 महीने के अंदर अंदर ये क्राइटेरिया और प्रोसेस कंप्लीट करवाना होता है। FET इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होती। अल्ट्रा कैश बैक कार्ड होल्डर्स के लिए सिर्फ पहले साल की फ़ीस रिवर्स होती है, उसके बाद की नहीं होती। जबकि ये जो 3 कार्ड्स मैंने आपको बताए हैं, वीज़ा क्लासिक, वीज़ा गोल्ड और वीज़ा प्लेटिनम, इसकी हर साल आप इस क्राइटेरिया के थ्रू अपनी फ़ीस रिवर्स करवा सकते हैं। नेक्स्ट है जी अमेरिकन एक्सप्रेस जो कार्ड होल्डर्स हैं, जिसके बारे में मैंने आपको कहा है कि मैं बाद में डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। उनकी फ़ीस रिवर्स नहीं होती, वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा यहाँ पोस्ट और ई-कॉमर्स और कैश एडवांस की फैसिलिटी लेते हैं, यानी कि ATM से कैश निकलवाते हैं, तो वो भी ट्रांजैक्शन इस चीज़ के लिए यानी कि एलिजिबल स्पेंडिंग में कंसिडर की जाएगी। इसके अलावा यूटिलिटी बिल्स पेमेंट अगर आप करते हैं QR SBS या COP PTF वगैरह, तो ये स्पेंडिंग ट्रांजैक्शंस जो हैं ये आपकी इस चीज़ के लिए कंसिडर नहीं की जाएंगी। तो ये थी आज की वीडियो मैंने बहुत डिटेल में बनाई है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है कि आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या ये लेना नुकसान है, क्या इसके कोई हिडन चार्जेस हैं या नहीं है, तो उसके लिए आप मेरी वो वीडियो लाजमी देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ बताया हुआ है कि ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए कब बुरा साबित होता है और कब अच्छा साबित होता है, ठीक है। आपकी रिक्वेस्ट पर ये मैंने वीडियो बनाई है, वो वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।